नमस्कार, मैं प्रिया सेठ। आज मैं आप लोगों को संधि के बारे में बताऊंगी। संधि होता क्या है, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं संधि। तो संधि मतलब होता है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे संधि की परिभाषा। तो जैसे हमने एक शब्द लिखा है विद्यालय, तो ये शब्द जो हमारा है ये कैसा है, संधि युक्त शब्द है। मतलब ये कि इसमें संधि हुआ है। अब कहाँ हुआ है उसको हम जानते हैं। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे शब्दों को, तो इसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा, विद्याधन आलय। तो हम आपको अब दिखाएं कि संधि यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, किस शब्द में यहाँ पे संधि हुआ है। तो हम जब भी संधि करते हैं तो संधि से पहले एक चीज़ हमें जानना आवश्यक है कि संधि कब होता है। पहले विच्छेद होता है, दो शब्द होते हैं। तो जो दो शब्द जो हमें प्राप्त होते हैं, तो पहले शब्द के अंतिम ध्वनि का जो अक्षर होता है, पहले शब्द का अंतिम ध्वनि, दो शब्द प्राप्त हुआ है। पहला शब्द, इसका अंतिम ध्वनि है आ, और जो दूसरा शब्द प्राप्त हुआ है उसकी पहली ध्वनि क्या है, आ। जैसे हम बोले विद्या, आया, तो आ का हमने आ लिखा, आलय का भी आ, तो यहाँ पे हो गया है आ। तो अब देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, विद्या और आलय को हमने मिलाया है, तो यहाँ पे बन गया है विद्यालय। तो हम एक तरह से इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखें विद्या आलय, क्या ये जो हमने लिखा ये राइट है? नहीं, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा हमारा, विद्यालय ऐसे। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ये हमारा स्वर है, डायरेक्ट हम स्वर को नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे हम लिखेंगे कहाँ, विद्यालय में। द्या जो है इसी में आ गया है, तो हमारा बन गया है ये विद्यालय। ओके, तो अब हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसा कि हमने बताया है, दो वर्णों को हमने मिलाया है, यहाँ पे दो ध्वनियों को मिलाया है, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा है दो ध्वनियों या दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब विकार क्या है? विकार मतलब होता है परिवर्तन। जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा कि हमने आ और आ को मिलाया है, तो ये किस में हुआ है परिवर्तन, आ में हुआ है। ओके, अब हम जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार को जानने से पहले हम कुछ और आवश्यक बातें समझ लेते हैं। एक होता है संधि विच्छेद, दूसरा टॉपिक हमारा बनता है संधि विच्छेद। संधि मतलब मेल, विच्छेद मतलब अलग करना। मतलब ये कि जो हमें एक शब्द होता है संधि युक्त शब्द, जैसे विद्यालय हो गया है, इसे कुछ इस तरह के रूप में लिखना, इस तरह का स्वरूप प्रदान करना, मतलब दोनों शब्दों को अलग करने की क्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है विद्यालय, तो विद्यालय को हमने दो शब्दों में अलग किया है, तो यही है हमारा संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की क्रिया को ही संधि विच्छेद कहा जाता है। और संधि विच्छेद जब हो जाता है तो उन्हीं दोनों शब्दों को मिलाने की क्रिया को हम कहते हैं संधि। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार क्या होते हैं। विच्छेद को हमने जाना, अलग करने की क्रिया मतलब अलग करना, इसे हम बहुत छोटे में बता रहे हैं। इसे आप डेफिनेशन से इसी से समझ लीजिएगा कि दो शब्दों को अलग करने की क्रिया को कहते हैं संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है संधि युक्त शब्दों को अलग करना। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के
प्रकार जो हैं ये होते हैं कितने? 3 होते हैं। पहला है स्वर संधि। चलिए हम इसके नंबर को लिखते हैं। और दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में, जो कि लोगों को बहुत हार्ड भी लगता है, लेकिन अगर इसे अच्छे से पढ़ें हम तो बहुत ही इजी होता है। तो हम देखेंगे स्वर संधि को। तो स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। अब इसको भी नाम लिखते हैं इसका। तो पहला है स्वर संधि का। स्वर संधि के प्रकार में पहला इसका दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। हाँ, तो स्वर संधि के प्रकार हैं कितने? 5। पहला हमारा है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां अंतिम है अयादि संधि। तो सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे, स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि, इसमें हम क्या करते हैं? 2 स्वरों को आपस में मिलाते हैं। मतलब इसमें ये हम ध्यान देंगे कि जब हम इस तरह की क्रिया करेंगे, मतलब विच्छेद करेंगे, तो आपको पता है जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं 2 हमें शब्द प्राप्त होते हैं। तो जो पहला शब्द होता है उसकी अंतिम ध्वनि को लेते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसके पहले ध्वनि को लेते हैं। तो दोनों कैसे होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। मतलब इसका तो स्वर संधि का डिफिनेशन क्या बनता है? 2 स्वरों के परस्पर मेल से परस्पर मतलब होता है आपस में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि का डिफिनेशन है 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने जब भी इसको मिलाया है, दोनों क्या है? दोनों स्वर हैं। तो इन्हीं स्वर को मिलाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के प्रकार को हमने यहाँ पे पहले ही आपको दिखाया है। 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? दीर्घ संधि। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे दीर्घ संधि। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। मतलब ये कि जब भी हम इसमें संधि करेंगे तो दोनों स्वर आपस में मिलने के बाद जो यहाँ पे परिवर्तन होगा, ये दीर्घ स्वर बनने चाहिए। दीर्घ स्वर कितने होते हैं सभी जानते हैं? 7 होते हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दीर्घ संधि क्या होता है। स्वर संधि का प्रकार है, एक तो दोनों स्वर भी होने चाहिए और परिवर्तन दीर्घ में होगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो दीर्घ संधि, इसका डिफिनेशन हम बहुत ही इजी तरह से देखेंगे और बहुत ही छोटे में देखेंगे। तो जैसे अ है और आ है, तो ये जब भी मिलेगा अपने ही प्रजाति के स्वर से ही मिलेगा। मतलब ये समान स्वर से मिलेगा। जब भी अ या आ मिलेगा तो ये किससे मिलेगा? अ या आ से ही मिलेगा। ई से कभी नहीं मिल सकता, ऊ से भी नहीं मिलेगा। ये तो दूसरा संधि हो जाएगा। मतलब अ, आ, धन, अ और आ, ये आपस में मिलेंगे तो दीर्घ स्वर बनेगा हमारा आ। इसी तरह से हम देखते हैं अब दूसरा स्वर, जैसे छोटी और बड़ी। धन, ये भी हम लिखेंगे छोटी और बड़ी। तो ये भी जब भी हमारा बनेगा तो ये क्या होगा? यहाँ पे दीर्घ स्वर बड़ी, यही होगा। इसी तरह से हम ऊ को भी देखते हैं। इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, धन, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो बराबर ये भी हो जाएगा दीर्घ स्वर ऊ में। तो ये आपको समझ में आया डिफिनेशन कितना इजी है।
जब भी ये मिलेगा अपने ही तरह के स्वर से ही मिलेगा। आ मिलेगा और आ से ही, आ से भी मिल सकता है और अ से भी मिल सकता है। इसी तरह से ई भी, जब भी ये लोग आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर ही। चलिए कुछ उदाहरण भी हम समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं आ का, तो इसका हम देखते हैं जैसे सीमांत। सीमांत हमने एक शब्द लिखा है, ये है हमारा संधि। अभी तो ये संधि हुआ है तो इसका हम विच्छेद करेंगे। तो बिना विच्छेद के हम बता नहीं सकते कि ये कौन सी संधि है। ये तो हम सभी जानते रहते हैं, जो अच्छे से पढ़े रहते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन इसका विच्छेद करने पे ही समझ सकते हैं कि ये इसमें कौन सी संधि हुई है। तो चलिए हम इसको विच्छेद करते हैं। क्या होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आ है, तो इसका हम करेंगे सीमा धन अंत। अब इसमें समझिए आप क्या क्या हमें मिलाना है। हमने कहा था 2 शब्द हमें प्राप्त होते हैं, तो जो पहला शब्द होता है उसके अंतिम ध्वनि को लेते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसके प्रथम ध्वनि को लेते हैं। तो जो पहला शब्द हमारा हुआ है, प्राप्त हुआ है सीमा, तो सीमा का आ रहा है तो अंतिम ध्वनि को हम लेते हैं आ, धन है। जो दूसरा शब्द प्राप्त हुआ है अंत, इसके पहले वर्ण को लेंगे या ध्वनि, हम दोनों कह सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आ में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ इसी को हम कहेंगे अभी संधि हो गया है, लेकिन हम 2 शब्दों को मिला रहे तो इन सभी को मिलाएंगे, लेकिन संधि हमारा यहीं पे हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, आ को हम यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, जो कि हमारा बन गया है सीमांत। इसी तरह से एक ई का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रवीश, इसका विच्छेद करेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रहे, जब भी हम विच्छेद करेंगे तो वहाँ जहाँ पे स्वर दीर्घ रहेगा, जैसे सीमा, माँ आया है, आ आया है, तो यहीं से हमने विच्छेद किया है। और रवीश हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी ई है, तो यहीं से हमारा विच्छेद होगा। तो चलिए इसको विच्छेद करते हैं, मतलब अलग करते हैं। हम क्या प्राप्त होता है हमें, रवि धन ईश, क्योंकि रवि ऐसे लिखा जाता है, रवि कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। रवि इस तरह से लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते हैं, ये हमारा गलत है। तो हम रवि का ई लेंगे और ईश का ई लेंगे, बड़ी है तो छोटी और बड़ी को मिलाएंगे तो हमारा परिवर्तन किस में होगा, बड़ी में। तो मतलब इन दोनों का जब हमने संधि किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, बड़ी। तो हमारा बन गया है रवीश। ओके, अब हम देखते हैं एक ऊ का भी देख लेते हैं। तो इसमें हम को मिलेगा एक जैसे मधुष्मा। हाँ, तो इसका हम विच्छेद करते हैं, मधु धन उष्मा। ओके, तो मधु का ऊ का हम लिखेंगे ऊ, धन उष्मा का बड़ा ऊ। तो यहाँ पे ये परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़ा ऊ में। तो इसे देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब भी हमने मिलाया है समान स्वरों को ही आपस में मिलाया है। तो ये था आपका दीर्घ संधि। अब हम स्वर संधि के दूसरे प्रकार को जानते हैं। स्वर संधि का दूसरा प्रकार था हमारा ये गुण संधि। दूसरा पॉइंट है हमारा गुण संधि। तो गुण संधि में जब भी होता है ए की, ओ और अर की मात्राएं होती हैं गुण संधि में। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे महेश, तो इसका विच्छेद हमने किया है महा धन ईश। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन कौन सी ध्वनियाँ मिली हुई हैं। महा का आया हुआ है और ईश का ई, तो दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, ए की मात्रा। ए की, जैसा कि हमने पहले बताया, ए की मात्रा होती है, तो आ और ई को हमने मिलाया है तो ए बन गया है। इसी तरह से सुर धन ईश, इसमें भी हमने अ, सुर अ आया है और ईश का ई, तो बन गया है ए। और दूसरा एग्जाम्पल हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं सूर्योष्मा। तो इसका जब इसका विच्छेद हमने किया है तो सूर्य का अ, क्योंकि सूर्य अ
और ऊष्मा का बड़ा ऊ, तो ये बन गया है ओ। राजर्षि, राजर्षि का इसका हमने विच्छेद किया है, तो इसमें क्या मिला है, पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में हमने पाया है आ, और जो दूसरा शब्द है इसके पहले ध्वनि में री, तो इसको जब हमने मिलाया तो बन क्या गया है हमारा और आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे राजर्षि, जैसे राज अर्षि, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वरूप ऐसे ठीक नहीं होगा ऐसे। तो इसी अर को हमने क्या किया, यहाँ से हटाकर हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये हो गया है राजर्षि। ओके, तो अब हम देखते हैं तीसरा। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। तो इसमें अय की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। तो इसमें जब भी हम विच्छेद करेंगे तो जो पहला शब्द होगा उसके अंतिम ध्वनि अ या आ होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द होगा उसकी पहली ध्वनि में ए या अय होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो संधि होगा वो अय हो जाएगा, परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय हो जाएगा। मतलब इसके साथ यदि ये मिलेगा या फिर अय मिलेगा तो बन जाएगा हमारा अय, या आ के साथ भी ए या अय मिलता है तो हमारा बन जाएगा अय। इसी तरह से हम इसका एग्जाम्पल से देखते हैं, इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे तथैव हमने लिखा है, तो तथैव का हम विच्छेद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं तथैव का इस तरफ। तो आपको यहाँ पता है कि हमें जो पहला शब्द है उसके अंतिम ध्वनि में अ या आ आना चाहिए, तो हम क्या तथ लिखेंगे, तथ तो होगा नहीं, होगा हमारा तथा। तो तथा धन, और जो दूसरा शब्द है उसके पहले ध्वनि में हमें ए या अय लाना है, तो हो गया क्या, तथैव का तथा धन एव, अयव नहीं होता है, एव होता है। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है आ और यहाँ पे ए। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा आ गया है और ए आ गया है, तो हमारा परिवर्तन किस में हो गया है, अय में हो गया है, तो बन गया ये तथैव। इसी तरह से हितैषी, हितैषी का हम करेंगे विच्छेद। हित होता है, हिता तो होता नहीं है, तो हित हम लिखेंगे हित धन ऐसी, एसी लिखेंगे, सॉरी एसी। तो ये हो जाएगा हमारा अ धन ए बराबर अय। अय आप यहाँ पे देख रहे हैं, अय हो गया है अ और ए को मिला के। इसी तरह से हम ये दूसरा देखते हैं, हमने बताया कि अ की भी मात्रा होती है, तो चलिए हम अ की भी मात्रा को समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो पहला शब्द होगा उसके अंतिम ध्वनि में अ या आ आना चाहिए, और जो दूसरा शब्द होता है उसके पहले ध्वनि में ओ या अ होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा होगा क्या, अ आ ओ और अ, ये और ये दोनों पार्ट मिलकर आपस में ओ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा संधि। जैसा कि आप जानते हैं दो ध्वनियों या वर्णों के बीच संधि होता है, तो हम इसमें संधि कर रहे हैं वर्णों में। तो परमौज, इसका भी संधि क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा ये परम धन ओज। देखिए हमें अ और ओ दोनों मिल गया, परम का अ हलन तत्व लगा नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे अ आ रहा है, तो परम धन ओज का ओ। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, अ बन गया, परम धन ओज अ और ओ बराबर औ। इसी तरह से वनौषध का हो जाएगा वन धन औषध, तो ये अ धन औ क्या बनाएंगे, औ बनेगा ना, औ, तो बन गया है औषध, वन औषध, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्वर संधि का जो हमारा चौथा प्रकार है वो है यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होता है, ई के बाद, मतलब ये जो हमने ये सिंबल लगाया है प्लस का जोड़ का, तो ई के बाद जो दूसरा शब्द आएगा, मतलब पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में ई या बड़ी ई आना चाहिए, और जो दूसरा शब्द होगा उसके पहले ध्वनि में अन्य स्वर आना चाहिए। अन्य स्वर का मतलब ये कोई दूसरा स्वर, ई को छोड़कर। अ भी आ सकता है, उ आ सकता है, ई नहीं आएगा। ई क्यों नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा
दीर्घ संधि। इसीलिए हम क्या करे हैं, आप क्या किए हैं, ई के बाद कोई अन्य स्वर का मतलब समझ जाइएगा, ई को छोड़कर। तो ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, य में। परिवर्तन दूसरे शब्द में नहीं होगा, होगा किस में, ई में। जैसे ई और बड़ी धन अ क्या बन गया है हमारा, य। तो परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, परिवर्तन इसमें हो रहा है, ई का य हो गया है। इसी तरह से ई के बाद यदि आ आता है, अ आएगा तो य लिखा जाएगा। ई के बाद आ आएगा तो ई का य तो होगा ही होगा, य। हमने यहाँ पे य लिखा है लेकिन आ की मात्रा लगाया। आ की मात्रा क्यों लगाया है, इसके आधार पे, क्योंकि दूसरा जो शब्द जो वर्ड प्राप्त हुआ है हमें, ये आ है तो यहाँ पे हो जाएगा ये या। इसी तरह से यदि हम अगर ये कुछ और भी आपको बता दें, यहाँ पे होगा ई धन, मान लीजिए जैसे ऊ आ गया तो ई का य हो जाएगा और ऊ आया है तो इसके आधार पे हम इसमें मात्रा लगा देंगे छोटा ऊ का। इसी तरह से अगर पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में ई रहेगा तो हम य लिख देते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा अन्य स्वर आएगा तो उसकी मात्रा यहाँ पे हम लिख देते हैं। ई के बाद यदि ए आए तो क्या होगा, ई का हम यहाँ पे य बना देंगे और ए की मात्रा यहाँ पे दर्शा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ये। तो चलिए कुछ इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम ऊ का क्या परिवर्तन होता है। और ये तो हमने जाना ई का, ऊ का क्या होगा, ऊ। यदि ऊ के बाद अन्य स्वर आए तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है, व में। किस में होगा, व में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे अन्वीति, वह आपको प्राप्त हो गया। और एक बात और ध्यान रहे आपको कि जब भी यड़ संधि में हम कैसे पता करते हैं कि यहीं से हमको विच्छेद करना है, वह तो आ गया हमारा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पहला शब्द होगा उसके अंतिम ध्वनि में ऊ या बड़ा ऊ आना चाहिए। तो ऊ आएगा तभी तो हम वह को बना पाएंगे और वह आएगा, लेकिन उसके पहले जो एक व्यंजन रहता है वो स्वर रहित व्यंजन होगा, मतलब आधा रहेगा। जैसे अन्वीति है तो अन आ गया है तो इसी में हम ऊ की मात्रा को लगाएंगे तभी हमारा ऊ व बनेगा। तो चलिए करते हैं हम इसका विच्छेद। हमने पहले आपको बताया स्वर रहित व्यंजन हमारा है, मतलब आधा व्यंजन है न, तो इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे तभी ये व हमको प्राप्त होगा, तो अनु हो गया है। अब बचता क्या है, ई की मात्रा आई है तो हो जाएगा हमारा इति, अनुधन इति। अब देखते हैं हम इसको कैसे हमने इसका संधि किया हुआ है। तो अनु का उ, धन, इति का ई। तो अब देखिए इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। सॉरी यहाँ पे बड़ी ई होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऊ और ई को मिलाते हैं तो हमारा बन जाएगा क्या, ऊ का परिवर्तन व में होगा, तो यहाँ पे भी तो बड़ी ही होगा जब यहाँ पे बड़ी है, तो ऊ का व लिख देंगे और ये जो बड़ी की मात्रा लगी हुई है ये हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से देखिए ऊ निकल गया है तो यहाँ पे आधा न बचेगा ना, तो आधा न हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये हो गया है हमारा अन्वीति का संधि विच्छेद, अनुधन इति। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अन्वेषण। अब ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जैसे इसी में लगेगा ऊ की मात्रा तभी वह बनेगा, अनु धन एषण। अब देखिए अनु का छोटा ऊ, एषण का ए। अब देखिए ये भी बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ऊ का परिवर्तन व में, क्योंकि ऊ के बाद अन्य स्वर आया हुआ है तो वह बन जाएगा, ए है तो ए की मात्रा यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो ये हो गया है हमारा अन्वेषण का संधि विच्छेद। है कि री, जैसे हम पढ़ते हैं ना पितृर्थम, पितृक्षा, मातृक्षा,
शुभेच्छा तो गुण संधि में हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें री के बाद यदि अन्य स्वर आ जाता है तो री का र हो जाता है। री के बाद यदि अन्य स्वर आए तो री का र हो जाएगा। जैसे हम एक शब्द लिखें पितृर्थम, पितृर्थम, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी। इसका हम करेंगे पितृधन अर्थम। अब हम इसको ये देखेंगे कि यहाँ पे तो री लगा हुआ है और यहाँ पे त्र कैसे हो गया है, तो इसी को समझने की बात है, इसीलिए मैंने कहा ध्यान से देखिएगा। तो पितृ का री, धन, अर्थम का अ, पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में को हमने लिखा री, और जो दूसरा शब्द है उसके पहले ध्वनि को हमने लिखा अ। तो ये जो री है और अ है, ये दोनों परस्पर मिलकर बन क्या जाएंगे, र बनेगा। ये परिभाषा से हुआ है, र बन गया है। अब कैसे हुआ है इसको हम एक बार अच्छे से डिफाइन करते हैं पितृर्थम को। क्या हम पितृर्थम को इस तरह से लिख सकते हैं, पित, जरा ध्यान से देखिएगा, पितृर्थम आधा त है और र, आधा त और र। आप सभी को पता है ये जब हम हलंत लगा देते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है, इसमें से स्वर निकल जाता है, मतलब ये व्यंजन हो जाता है, ओनली व्यंजन, स्वर रहित रहता है ये। तो हम इसको क्या इस तरह से पितृर्थम को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते नहीं हैं। हम लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखते हैं पितृर्थम। अब देखिए यही जो हमारा र है, र किस में आ गया है, त में। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको लिखते हैं त, इसी र को हम इस तरह से लगा देते हैं पित्र। र के बाद अ आ रहा है तो मतलब र इसमें पूरा रहता है लेकिन त आधा रहता है, तो पितृर्थम, अर्थम। अर्थम ये रेफ तो हमने अ के बाद लगाया है क्योंकि अर्थम आ गया है, तो अर्थम हमने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाया हुआ है। तो यहाँ पितृर्थम का विच्छेद हो जाएगा पितृधन अर्थम। तो इसी तरह से ये बन गया है पितृर्थम। एक और देख लेते हैं छोटा सा मात्राज्ञा। अब चलिए त्र आया हुआ है तो हम करेंगे क्या, मातृधन आज्ञा। तो इसका हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसमें जो पहला शब्द है उसके अंतिम ध्वनि में री और जो दूसरा शब्द है उसके पहले ध्वनि में आ। तो देखिए बन क्या गया है हमारा, रा। तो ये आपको समझ में आया कि री के बाद यदि अ है तो र, री के बाद यदि आ है तो रा, और री के बाद यदि ई आ गया तब क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे हो जाएगा छोटी ई। मतलब री रहेगा तो री का हम र लिख देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मात्राएं जो स्वर रहेगा उसी की मात्राएं हम उसमें दिखा देते हैं। जैसे री है, इसमें ऊ आ गया इसके बाद, तो हम बना देंगे री का र, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा हम, आप सभी को पता है छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा कुछ इस तरह से लगाते हैं। ये बड़ा ऊ होता है और ये छोटा ऊ की मात्रा। स्वर संधि का पांचवा प्रकार, पांचवा और अंतिम, अयादि संधि। तो इसमें देखिए ए धन अ क्या हो गया है, अय, हलंत हमने लगाया यहाँ पे, इसमें मात्रा नहीं है, हलंत है ये। तो ए और अ मिलकर क्या बन गया है, अय, तथा अय और अ मिलकर, अय और अ मिलकर आय हो गया है। मतलब ये हम देखेंगे जब पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में, जब पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में ए रहेगा तो यहाँ अय होगा, लेकिन जब पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में ए रहेगा तो हमारा यहाँ पे आय हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है, इसको हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे ए रहेगा तो अय हो जाएगा, अय रहेगा तो आय हो जाएगा। इसी तरह से पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में ओ रहेगा और
यहाँ पे जो दूसरा शब्द है उसके दूसरा शब्द के पहले ध्वनि में जो अ है, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो अ हो जाएगा, मतलब ओ रहेगा तो अ हो जाएगा। इसी तरह से पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में अ रहेगा और दूसरे शब्द के पहले ध्वनि में अ रहेगा तो आओ हो जाएगा। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि इससे हमें कैसे इसको हम समझेंगे, इससे मतलब क्या संबंध है इससे। तो यहाँ पे यदि ए है और यहाँ पे हम चलिए कुछ और लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं, ई, तो ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अय में होगा ही होगा, अय हो जाएगा ए का परिवर्तन अय में, और छोटी ई की मात्रा इसलिए यहाँ पे मात्रा इसमें लग जाएगा, अय हो जाएगा। इसी तरह से ए है, अय है, सॉरी अय है और यहाँ पे छोटी ई है, तब क्या हो जाएगा? अय, अय का मतलब यहाँ पे आय आएगा, क्या आएगा? आय, लेकिन यहाँ पे छोटी ई है तो छोटी ई में हम या में मात्रा लगा देंगे, आई हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम ये ओ, इसी तरह से ओ भी है, यदि ओ के बाद अ है तो अव हो गया है, अ के बाद अ है तो आव हो गया है। यहाँ पे यदि उ रहता या ई रहता तो हम इसमें व में मात्राओं को लगा देते हैं। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं अयादि संधि का। जैसे शयन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम उदाहरण, जैसे शयन। अब देखिए शयन, अय, ये चीज़ आपको मिल गया यहाँ पे, अय, अयन आया है ना, शयन मतलब अय आया हुआ है, श को छोड़ने के बाद अय, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब अय आ गया है तो मतलब ये कि जो पहला शब्द है उसके इस तरह से विच्छेद करें कि पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में ए आ जाए और जो दूसरा शब्द है उसके पहले ध्वनि में अ आ जाए, तभी तो हमें प्राप्त होगा अय। तो चलिए, तो श हम लिख दिए। अब इसके बाद हम अय लाने के लिए ए की मात्रा को लगा देंगे क्योंकि वही हमें चाहिए, धन। अब क्या बच रहा है हमारा? अन। देखिए शे का ए और अन का अ बराबर हो क्या गया है? ए, सॉरी अय। अय बन गया पूरी तरह से, तो यही अय यहाँ पे हमारा आ गया है। तो परिवर्तन हमारा हो गया है ए और अ को मिलाने के बाद अय में। इसी तरह से हम एक देख लेते हैं नायिका। नायिका, तो नायिका का हम विच्छेद करेंगे क्या? नीचे देखते हैं, जैसे आय आया हुआ है तो मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जो पहला शब्द है उसके अंतिम